किला, महल कह दो। वेयर ड्यूक फ्रेडरिक इज सीन इन अ फ्यूरियस मूड, वहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक फ्यूरियस मूड में होता है। कौन से मूड में? फ्यूरियस में, यानी गुस्से में। ही इज़ berating Oliver for his inability to find Orlando and is given a word that if he does not get Orlando to him within 12 months then he should not come back to his kingdom and his land and property stands confiscated। तो वो ओलिवर को बीरेट कर रहा है, बीरेट करने का मतलब उसको डांट रहा है, धमका रहा है उसको। ओलिवर को क्यों धमका रहा है, क्या कारण हो सकता है? हाँ, उसको ये कह रहा है भी तेरे भाई के साथ मेरी बेटियां भाग गई हैं, उसको ये डाउट था ये, तो उसने उसको कहा भी तुम ओरलैंडो को ढूंढ के लाओ, और वो उसको इस बात के लिए डांट रहा है कि शायद वो ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो बिरेट कर रहा है ओलिवर को फॉर इज इनएबिलिटी टू फाइंड ओरलैंडो, ओरलैंडो को वो ढूंढ नहीं पा रहा है उसके लिए। एंड इज गिवन ए वर्ड, और उसको एक धमकी भी दी जाती है। वर्ड देने का मतलब ये है दैट इफ इट डज नॉट गेट ओरलैंडो टू हिम, कि अगर वो ओरलैंडो को उसके पास नहीं लाया विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर, देन ही शुड नॉट कम बैक टू हिज किंगडम, तो मेरे राज्य में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वापस नहीं आना। एंड इज लैंड एंड प्रॉपर्टी स्टैंड्स कन्फिस्केटेड, और उसकी लैंड और प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। द ड्यूक गिव्स ओलिवर एडवाइस टू सीक हिम विद ए कैंडल, तो ड्यूक ओलिवर को एडवाइस देता है कि मोमबत्ती लेकर के ढूंढो भले उसको। हाँ, मुहावरा यानी बहुत ही जी जान से ढूंढो। ओलिवर्स रिप्लाई दैट ही हैड नेवर लव्ड हिज ब्रदर इन हिज लाइफ मेक्स द ड्यूक डाउट हिम। अब ओलिवर कहता है कि वो अपने भाई को कभी भी प्यार नहीं करता, यानी उसको कभी भी पसंद नहीं करता था, लेकिन ड्यूक उस पर डाउट करता है इस बात पे। एंड स्कोल्ड हिम ऑल द मोर, फिर उसको और ज़्यादा डांटता है। ओलिवर तो अपनी जगह सही था ना, कि वो तो उसको प्यार करता ही नहीं, उसके हिसाब से तो कहीं मर्दी जाए वो। कमेंट्स देख लेते हैं। द सीन स्टैंड्स विटनेस टू द रैपिड मूवमेंट, वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्ले। तो ये जो सीन है ये रैपिड मूवमेंट दिखाता है प्ले की, यानी प्ले बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ये इस प्ले की खासियत भी है कि बहुत तेज़ी से चलता है। दिस ब्रीफ सीन मेक्स ए ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट इन टोन एंड मूड फ्रॉम द प्रीवियस सीन्स एंड द सीन्स दैट आर टू अपीयर। तो ये जो सीन है ये बहुत ब्रीफ है, छोटा सा था, लेकिन ये एक ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट प्रस्तुत करता है टोन में और मूड में फ्रॉम प्रीवियस सीन्स, पिछले जो सीन है उनके मुकाबले ये जो सीन है ये थोड़ा सा अलग है उनसे काफ़ी, क्योंकि पहले वाले सीन जो थे वो जंगल के थे, उसमें जंगल के आनंद और वो दिखाए गए थे और अच्छा नेचर दिखाया गया था सभी का, लेकिन यहाँ पे ड्यूक का गुस्से वाला नेचर दिखाया जाता है, इसलिए ये सीन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में है। एंड द सीन्स दैट आर टू अपीयर, और आने वाले सीन हैं उनसे भी ये थोड़ा अलग है। ओलिवर अपीयर्स फोनिंग कोवर्डली एंड वीक, यहाँ पे ओलिवर इस सीन में हमें कायर लगता है, कमज़ोर लगता है और चापलूस रह सकता है, क्योंकि वो इसकी चापलूसी करता है फ्रेडरिक की। टू ओबे द ड्यूक ही इज़ विलिंग टू सरेंडर हिज ब्रदर, और ड्यूक की पालना के लिए वो अपने ब्रदर को सरेंडर करने के लिए तैयार है, यानी उसको अपने भाई से इतना है नहीं प्यार, वो ड्यूक का उसका हवाले कर देना चाहता है। द सीन ऑल्सो प्रेजेंट्स दो इनडायरेक्टली द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द करप्ट लाइफ एट कोर्ट एंड सिंपल एंड मोडेस्ट लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। और इस सीन से हमें दो चीज़ों का पता लगता है कि कोर्ट की लाइफ है वो बड़ी ही करप्ट है, कोर्ट की जो दरबार की लाइफ है करप्ट है यानी भ्रष्ट है, जबकि जंगल की लाइफ कैसी है, सिंपल है और मोडेस्ट है, नम्र है। इट सर्टेनली इज़ ए प्लेनर एंड मोर प्लेजेंट लाइफ इन द आउटस्कर्ट्स, तो जो बाहर की लाइफ है ना, आउटस्कर्ट्स की लाइफ, बाहर की यानी जंगल की जो लाइफ है वो वास्तव में काफ़ी प्लेजेंट दिखाई गई है, प्लेनर भी है, सिंपल भी है। अगला सीन है एक्ट 3 का सीन 2। द सीन शिफ्ट्स वंस अगेन टू द फॉरेस्ट ऑफ एडन, हम वापस एडन के जंगलों में आते हैं। देयर ओरलैंडो इज सीन एंटरिंग विद ए पेपर विच ही हैंग्स ऑन ए ट्री, यहाँ पर ओरलैंडो एक पेपर के साथ एंटर होता है इस सीन में, और उस पेपर को वो कहाँ लटका देता है, एंटरिंग आएगा, गलत छप गया, विच ही हैंग्स ऑन ए ट्री, वो पेड़ों पे लटका रहा है पेपर को। ही इज़ लव लॉर्न एंड इज़ रनिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, वो लव लॉर्न है यानी प्यार से पीड़ित है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जा रहा है। हैंगिंग हिज लव वर्सेज एंड एनग्रेविंग रोजलिंड ऑन द बाक्स ऑफ द ट्री, एक पेड़ से दूसरी पेड़ क्यों जा रहा है? हाँ, अब वो बेचारा नया नया प्रेमी है, अब उसको पता नहीं होता कि क्या करूं, तो वो क्या कर रहा है, पेजों पे रोजलिंड की तारीफ कर करके उन पेजों को लटका देता है पेड़ों के, अपनी वर्सेस, वर्स का मतलब कविताएं, अपनी कविताएं लिख रहा है रोजालिंड की प्रशंसा के अंदर, और उनको पेड़ों से लटका रहा है, और पेड़ों की जो छाल है उनके ऊपर रोजालिंड का नाम लिख रहा है, एनग्रेव कर रहा है। एनग्रेव करने का मतलब खोद खोद के लिख रहा है। द वर्सेस सिंग्स द प्रेज एंड स्पीक ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ वर्च्यूज पजेस्ड बाय हर, और वो जो वर्सेस हैं और वो जो कविताएं हैं उनके अंदर क्या लिखा उसने, प्रशंसाएं की है। हाँ, जो गुण वो धारण करती है ना,
रोजालिंड उनके गुणों की प्रशंसा करती है। वर्च्यूज पजेस्ड बाय हर, पजेस का मतलब जो धारण करती है, जो जिसका वो अधिकार रखती है। शी इज इवन कॉल्ड एज गॉडेस डायनाज कंपेनियन, उसको देवी के साथ तुलना की जाती है। डायना एक देवी है सुंदरता की, उसको उसकी साथी बताता है, वो कंपेनियन बताता है। ऑरलैंडो एक्नॉलेजेस द फैक्ट दैट हर ब्यूटी एंड वर्च्यूज आर टू बिग फॉर वर्ड्स। ऑरलैंडो ये बात को स्वीकार करता है कि उसकी ब्यूटी और उसके जो वर्च्यूज हैं, उसके जो गुण हैं, उसकी जो खासियत है वो इतनी ज़्यादा है कि वर्ड्स में उसको बताया नहीं जा सकता। टू बिग फॉर वर्ड्स, टू बिग का मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हिज डिपार्चर पेव्स वे फॉर कोरिन एंड टचस्टोन। अब वो चला जाता है, उसके बाद कोरिन और टचस्टोन आते हैं सीन पे। हु आर्ग्यूज ओवर द कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ लाइफ इन कोर्ट एंड द लाइफ इन द फॉरेस्ट। वो बहस करते हैं कि कौन सी लाइफ अच्छी है, दो लाइफ के बीच में, कौन कौन सी लाइफ के बीच में वो करते हैं, जंगल की और दरबार की, यानी शहर की, सिटी की। टचस्टोन द कोर्टली जेस्टर वंस अगेन गिव्स एन एग्जांपल ऑफ हिज विट इन हिज स्पीच। तो जब उनकी बहस होती है ना, तो टचस्टोन इतनी अच्छी तरह से अपनी बातें रखता है कि हमें पता लगता है वास्तव में कि वो कितना बुद्धिमान है, उसके अंदर विट है। विट आपको बताया था ना, हाजिर जवाबी है, जो बातों में एकदम बड़ा कुशल होता है ना, बात का जवाब तुरंत दे देता है अच्छे से, बहस में जीत जाता है, उसको विट कहते हैं उस क्वालिटी को। Truly shepherd in respect of itself it is a good life, but in respect that it is a shepherd's life it is not। तो ये उनकी बातचीत का एक थोड़ा सा अंश है। तो इसमें वो बोलता है कि ट्रूली शेफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ itself it is a good life, तो जंगल की लाइफ के बारे में बोलता है कि ये शेफर्ड की बात करें तो ठीक है, अच्छी है लाइफ, बट इन रिस्पेक्ट दैट इट इज ए शेफर्ड लाइफ इट इज़ नॉट, कि अपने आप में तो ये ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन जब हम शेफर्ड की बात करते हैं तो उस हिसाब से तो ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। फिर भी शेफर्ड की क्या वैल्यू होती है, कुछ नहीं। In respect that it is solitary, I like it very well, but in respect that it is private, it is very wild life। तो वो कहता है अगर एकांत की बात आती है तो मैं इस लाइफ को पसंद करता हूँ, जंगल की लाइफ की बात कर रहा है, अगर एकांत की बात आती है तो मैं पसंद करता हूँ, परंतु अगर प्राइवेसी की बात आ जाए तो ये बड़ी ही वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड का मतलब एक घटिया लाइफ है। नाउ इन रिस्पेक्ट इट इज़ इन द फील्ड्स इट प्लीज्ड मी वेल। अगर खेतों की बात करें तो जंगल की लाइफ अच्छी है, मुझे आनंद देती है, बट इन रिस्पेक्ट इट इज़ नॉट इन द कोर्ट इट इज़ टीडियस। पर यहाँ पे कोर्ट का अभाव है, दरबार की जो विशेषताएं हैं वो नहीं है, तो ये उबाऊ है, फिर टीडियस है। टीडियस का मतलब बोरिंग है। एज इट इज ए स्पेयर लाइफ लुक यू इट फिट्स माई ह्यूमर वेल, बट एज देयर इज नो मोर प्लेंटी इन इट इट गोज मस्ट अगेंस्ट माई स्टमक। तो वो ये कहता है अगर ये स्पेयर लाइफ है, एक ऐसी लाइफ है जो एक्स्ट्रा है, यानी जिसमें खूब टाइम ही टाइम है, तो ये मुझे पसंद है। लेकिन अगर इसमें प्लेंटी नहीं है, यानी इसमें हर चीज़ की बाहुल्यता नहीं है, धन दौलत की कमी है, ऐशो आराम की कमी है, तो ये शायद मुझे फिर पसंद नहीं है। इट गोज़ मच अगेंस्ट माई स्टमक। मच अगेंस्ट माई स्टमक का मतलब मुझे दस्ती नहीं है फिर ये। तो ये उनकी बात है कोरिन और टचस्टोन के बीच की। तो कोरिन कहता है कि ये जो जंगल की लाइफ है ये इतनी बढ़िया नहीं है। देयर इज अ लिटिल मोर कन्वर्सेशन बिटवीन द टू एंड कोरिन इज आउटविटेड बाय टचस्टोन हु फाइनली सबमिट्स टू हिज सुपीरियर विट। थोड़ी और बातचीत भी होती है उनके बीच में, कोरिन और टचस्टोन के बीच में। कोरिन को टचस्टोन आउटविट कर देता है, यानी हरा देता है। आउटविट करने का मतलब बातों में हरा देता है उसको, और बाद में वो उसकी सुपीरियरिटी को मान भी लेता है। कोरिन कहता है कि हाँ भाई ठीक है, तुम ही बेटर हो मेरे से। रोजालिंड एंटर्स रीडिंग वन ऑफ ओरलैंडोज वर्सेस। अब रोजालिंड ओरलैंडो की वर्सेस को पढ़ती हुई आती है। वो दोनों चले जाते हैं सीन से, कोरिन और टचस्टोन। पहले कौन आया था, ओरलैंडो आया था, फिर उसके बाद ये टचस्टोन और कोरिन आते हैं। इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है जंगल की लाइफ और कोर्ट की लाइफ के बीच में, तो जिसमें टचस्टोन थोड़ा जीत जाता है उस बहस के अंदर। अब वो भी चले जाते हैं। अब आती है सीन पे रोजालिंड आती है। तो वो कोई उस पे उसको पेड़ पे कोई एक मिल जाती है उसकी कविता लिखी हुई, वो उस कविता को पढ़ती हुई आती है। फिर एक क्रूड लव पोइम, वो जो पोइम होती है ना वो क्रूड होती है। क्रूड का मतलब ठीक ठाक सी होती है, इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है, अनसोफिस्टिकेटेड सी होती है। मतलब जिस ऐसी कोई पोइम जो कोई नौसिखिया लिखता है ना, नो भाई, जिसको ज़्यादा कुछ आता नहीं हो पोइट्री के बारे में, उसने बना के लिख दी हो, सभी को पसंद आए ना आए, वो ऐसी पोइम को क्रूड पोइम कहते हैं। टचस्टोन पैरोडीज द वर्सेस विद वन ऑफ हिज ओन दैट इज इनडिसेंट एंड इंसल्टिंग। तो जब रोजालिंड पढ़ती है वो पोइम, हालांकि उसमें रोजालिंड की तारीफ होती है, तो टचस्टोन वही होता है, वो उसको मजाक में लेता है उस कविता को, वो उस कविता की पैरोडी करता है। वो अपने पढ़ेंगे आगे आएगी वो किस तरह से वो पैरोडी करता है। तो वो इंसल्टिंग सी होती है। रोजालिंड को फिर गुस्सा आ जाता है, उसमें रोजालिंड का मजाक उड़ाया जाता है थोड़ा। ही इज हाउएवर आउटविटेड बाय द स्पार्कलिंग विट ऑफ रोजालिंड एंड सीलिया एंटर्स आल्सो रीडिंग ए लॉन्ग वर्स रिटन बाय ओरलैंडो। तो फिर टचस्टोन और रोजालिंड की थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें रोजालिंड टचस्टोन को आउटविट कर देती है। आउटविट करने का मतलब उसको हरा देती है बातचीत में। एंड सीलिया एंटर्स, फिर सीलिया भी आती है, वो भी एक लव पोइम पढ़ती हुई आती है जो ओरलैंडो की लिखी हुई होती है। रोजालिंड फाइंड्स इट ए टीडियस होमली ऑफ लव।
तो रोजालिंड को ये चीज़ें टीडियस सी लगती हैं, अनअट्रैक्टिव सी लगती हैं, भी ये क्या बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है वो इस तरह, मतलब कागज़ों पे कविताएं लिख लिख के पेड़ों पे टांग रहा है। टचस्टोन मेक्स हिज डिपार्चर एंड सीलिया आस्क्स रोजालिंड इफ शी इज अफेक्टेड बाय द वर्सेस। इसी भी टचस्टोन चला जाता है और सीलिया रोजालिंड को पूछती है कि क्या तुम्हें उन वर्सेस से तुम प्रभावित हुई, थोड़ी सी अफेक्टेड हुई। शी आंसर्स इक्विवोकली सेइंग बोथ बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ वर्सेस एंड बाय द सिंसियरिटी ऑफ द सेंटिमेंट्स। तो वो इक्विवोकली जवाब देती है। इक्विवोकली का मतलब आपने किया है वोकैबुलरी में, इक्विवोकल अस्पष्ट, क्लियर नहीं हो, जो अनइक्विवोकल होता है स्पष्ट रूप से बोल देना है, अनश्योर नहीं है, हाँ अनक्लियर है, तो वो जवाब देती है गोलमोल उसका। इक्विवोकली का मतलब गोलमोल जवाब दे देना। सेइंग बोथ बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ द वर्सेस एंड बाय द सिंसियरिटी ऑफ द सेंटिमेंट्स। तो वो कहती है कि वर्सेस की क्वालिटी तो बुरी है, अच्छी नहीं है, ढंग की नहीं लिखी हुई है, लेकिन उसमें सेंटिमेंट अच्छे हैं। सेंटिमेंट का मतलब उसकी भावनाएं ठीक लग रही हैं। शी इज क्यूरियस टू नो हु द राइटर ऑफ द वर्सेस। अब उसकी इच्छा होती है कि ये वर्स का राइटर कौन है। एंड सीलिया रिप्लाई दैट इट इज द वन हु वियर्स हर चेन। और सीलिया क्या कहती है कि ये वही है जिसने तुम्हारी चेन पहनी है। चेन किसको दी थी उसने, कब दी थी, हाँ। रोजालिंड कैन नॉट कंटेन हर एक्साइटमेंट एंड टेल्स हर दैट ए लिटिल मोर डिले वुड बी एज लॉन्ग फॉर हर एज ए वॉयज इन द साउथ सी। रोजालिंड अपनी एक्साइटमेंट को कंटेन नहीं कर पाती है, यानी रोक नहीं पाती है, क्योंकि वो भी तो उससे प्यार करती थी। तो वो कहती है अरे वाह ये तो वही आदमी है, तो वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं सकती। और वो कहती है अगर अब थोड़ी सी भी देर की तो उसके लिए एक एक पल एक एक साल जैसा लगेगा। अब वो इंतजार नहीं कर सकती उसके लिए। इसमें ऐसे बोला ना, ए लिटिल मोर डिले वुड बी एज लॉन्ग फॉर हर एज ए वॉयज इन द साउथ सी, यानी अगर थोड़ी सी भी हम देरी करेंगे तो वो देरी उसके लिए एक इतनी लंबी यात्रा होगी जितनी कि साउथ सी में हम करते हैं लंबी यात्रा। वहाँ पे एक साउथ सी है, इंग्लैंड के साउथ में है, तो उसकी यात्रा एक लंबी यात्रा माना जाता है। तो उसने उदाहरण दिया कि अब एक एक पल भी उसके लिए एक एक साल जैसा होगा, क्या आप ये समझ सकते हो उससे। आफ्टर ए लिटिल टीजिंग सीलिया रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ द मैन एज ओरलैंडो। तो थोड़ी देर उसको छेड़ने के बाद, टीजिंग करने के बाद सीलिया कहती है कि ये आदमी वही है, ओरलैंडो है। रोजालिंड इज इमीडिएटली ओवरटेकन बाय द पैंग्स ऑफ सेपरेशन। रोजालिंड तभी उसी वक्त जब उसको पता लगता है ना कि ओरलैंडो ने लिखी है मेरे लिए ये कविताएं, तो ओवरटेकन बाय द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, तो वो जुदाई के दर्द को फील करती है। फिर पैंग होते हैं दर्द, सेपरेशन का मतलब अलगाव, जुदाई, ओवरटेकन का मतलब उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाती है वो। ऑफ विच शी वाज ए लिटिल रिलीव्ड एट द मोमेंट। अब उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि क्योंकि ओरलैंडो को वो बहुत पहले से पसंद करती है, और अब जब उसको ये पता लगता है कि ये कविताएं लिखने वाला और कोई नहीं उसका प्रेमी ही है, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है कि वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है मिलने को। शी रिग्रेट्स एज टू वाई शी वॉज इन द गाइज ऑफ ए मैन। अब उसको थोड़ा पछतावा होता है कि वो आदमी बन के क्यों आई जंगल में। शी फायर्स ए वॉली ऑफ क्वेश्चंस एट सीलिया वांटिंग टू नो व्हाट डिड ही डू। तो वो सीलिया पर क्वेश्चनों की बौछार कर देती है, यानी प्रश्न पे प्रश्न पूछती है, और वो जानना चाहती है कि वो क्या करता है। व्हाट ही सैड, उसने क्या कहा मेरे बारे में। हाउ ही लुक्ड, कैसा दिखता है। एंड वांटेड ए वन वर्ड आंसर फ्रॉम हर, और उससे एक शब्द में उत्तर चाहती है। सीलियाज विट इज सीन एट वन ऑफ हर बेस्ट। यहाँ पे हमें सीलिया की विट देखने को मिलती है, उसकी जो बोलने की कला है वो। रोजालिंड ऑफ कोर्स थ्रू अफेक्टेड बाय क्यूपिड एंड अंडरगोइंग द सेपरेशन फ्रॉम हर लवर मेक्स इंटेलिजेंट रिटॉर्ट्स। रोजालिंड भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, हालांकि वो क्यूपिड से अफेक्टेड है। क्यूपिड एक देवता है, आप हिंदी में कामदेव बोल सकते हो, है ना, है कामदेव होता है जिसको कामदेव का तीर लग जाता है वो उसको प्यार हो जाता है, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, कामदेव और कामिनी दो है ना, देवी है। तो वहाँ का जो राजा है ना, राजा क्या जो देवता है प्यार का, तो ऐसा माना जाता है कि जिस आदमी को प्यार हो गया उस आदमी पर क्यूपिड ने तीर चलाया हुआ है। क्यूपिड तीर चला देता है जिस आदमी पे, और जिस आदमी को वो लग जाता है तीर, उसको किसी न किसी से प्यार हो जाता है, वो उसके पीछे पागल हो जाता है किसी के पीछे। तो वो यही कह रही है रोजालिंड भी क्यूपिड से अफेक्टेड है, यानी उसको भी किसी से प्यार हुआ है। एंड अंडरगोइंग द सेपरेशन फ्रॉम हर लवर मेक्स इंटेलिजेंट रिटॉर्ट्स। और वो जुदाई में भी है किसी की, लेकिन फिर भी वो इंटेलिजेंट बातें करती है। दे गो बैक द स्टेज एंड ओरलैंडो एंड जेकस एंटर। अब वो चले जाते हैं और पीछे से अब कौन आता है, ओरलैंडो और जेकस आते हैं सीन पे। रिटोर्ट्स होते हैं जवाब, बातचीत, कथन। आगे अब सीन पे कौन आ गए, द मेलंकली जेकस। जेकस को क्या बोलते हैं, क्यों बंद करना, क्यों उदास रहता है। मेलंकली का मतलब उदास, हर चीज़ में कमियां ढूंढना, हर चीज़ में दुख ढूंढ लेना। सारी दुनिया खराब है, कोई अच्छा नहीं है, कोई भला नहीं है, दुनिया में दुख ही दुख है। नहीं वो ये इस टाइप का नहीं है, ये इंटेलिजेंट बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें। आपको विश्वास है वास्तव में सही कह रहे हैं, खाली रोता रोता नहीं है, तर्क भी देते हैं।
नहीं, कई लोग होते हैं स्वभाव से ही होते हैं, कई लोग ऐसे, कई लोग आते हैं हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं, कई लोग हर चीज़ में दुख ढूंढ लेते हैं। द melancholic Jacques fires at Orlando. The melancholic remarks and thanks him for his company, but tells him at the same time that he would better be alone. क्या मतलब हुआ? ओरलैंडो पर वो मेलंकलिक रिमार्क करता है, रिमार्क भी ऐसे करता है जो दुखपूर्ण होते हैं, जो किसी को दुखी बना दें, और वो उसको थैंक भी करता है कि तुम मेरी कंपनी में आए, तुमने मुझसे बातचीत की, मेरे साथ बैठे, लेकिन उसको ये भी बताता है कि वो अकेला रहना पसंद करेगा। तुम आए ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन वो अकेला रहना चाहता है। He advises Orlando not to mar any more trees with his love songs. वो ओरलैंडो को एडवाइस भी कहता है, क्या एडवाइस देता है? क्यों खराब कर रहे हो पेड़ों को? मार करने का मतलब खराब करना। And he did not like the name Rosalind. और उसको तो रोजालिंड का नाम भी पसंद नहीं है, जेकस को। जेकस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओरलैंडोज विट्टी रिटॉर्ट्स। जेकस ओरलैंडो के विट्टी जवाबों से काफ़ी इंप्रेस होता है। उनका जो डायलॉग है वो थोड़े पढ़ेंगे तब पता लगेगा। एंड आस्क हिम फॉर हिज कंपनी टू लेमेंट एट देयर मिजरीज। और वो कहता है कि आओ हम मिल के रोते हैं। किस पे? मिजरीज पे, दुखों में, जिंदगी के दुखों में अपने मिल के लेमेंट करते हैं। ओरलैंडोज रिफ्यूजल मेक्स जेकस क्रिटिसाइज हिम वंस अगेन। अब ओरलैंडो मना कर देता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, तो जेकस उसको क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज का मतलब उसकी आलोचना करता है। फॉर हिज बीइंग इन लव विद विच ओरलैंडो रिप्लाइज दैट ही वुड नॉट चेंज इट फॉर हिज। वो उसको क्रिटिसाइज करता है कि तुम प्यार में क्यों हो, प्यार में होना कोई अच्छी बात नहीं है, वो इस बात की क्रिटिसाइज करता है। और ओरलैंडो रिप्लाई करता है कि वो नहीं बदलेगा, तुम्हारे लिए तो मैं नहीं बदलूंगा, जेकस के लिए तो। टू हिज बेस्ट वर्च्यू, जो तुम्हारे अंदर जो बेस्ट से बेस्ट गुण है ना, वो भले ही मुझे देते भगवान, तो भी मैं अपना ये एटीट्यूड चेंज नहीं करूँगा। यानी कहने का मतलब तेरे में कुछ नहीं है, तेरा बेस्ट भी जो है ना वो मेरे लायक नहीं है। आफ्टर दैट दे पार्ट, तो उसके बाद वो पार्ट कर जाते हैं। पार्ट करने का मतलब जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सीलिया एंड रोजलिंड कम फॉरवर्ड एंड रोजलिंड डिसाइड्स टू स्पीक टू हिम लाइक एन इम्प्यूडेंट मैन। सीलिया और रोजलिंड अब आगे आते हैं, और रोजलिंड ओरलैंडो से, क्योंकि ओरलैंडो भी सीन पे होता है, रोजलिंड ओरलैंडो से इम्प्यूडेंट आदमी की तरह बिहेव करना पसंद करती है। इम्प्यूडेंट का मतलब हाँ दुस्साहसी या अभद्र, जो जेंटल ना हो, रूखेपन से बात करना चाहती हो। She asks him the time, and Orlando's failure makes her comment that there seems to be no true lover in the forest, or else, singing and groaning every moment, he would keep the account of every minute. अब जो रोजालिंड है, क्योंकि वो गैनीमेड के रूप में है, ओरलैंडो को तो पता नहीं है कि मेरी रोजालिंड है, तो वो उसको आदमी के रूप में उससे क्या पूछती है? टाइम, कि टाइम क्या हुआ है। ओरलैंडो नहीं बता सकता उसको कि टाइम क्या हुआ है। तो फिर वो उसकी आलोचना करती है कि तुम क्या प्रेमी हो। जो प्रेमी होता है ना, उसके पास तो एक एक क्षण का हिसाब होता है, क्योंकि उसका तो एक एक क्षण जो है वो बड़ी मुश्किल से बीतता है। उसको एक एक पल का पता होता है। वो एक एक पल साई करता है और ग्रोनिंग करता है। साई करने का मतलब आहें भरना, और ग्रोनिंग का मतलब कराहना। तो वो कहता तुम किस तरह के प्रेमी हो, तुम्हें तो टाइम का ही नहीं पता। टाइम, जो प्रेमी होता है वो उसका तो एक एक पल का हिसाब होता है उसके पास, तो एक एक पल उसका बड़ी मुश्किल से बीतता है। रोजालिंड डिलीवर्स हर वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑन द मूवमेंट ऑफ टाइम एट वेरियस स्पेसिस फॉर डिफरेंट पीपल। तो रोजालिंड यहाँ पर एक थोड़ा सा एक भाषण सा देती है, जिसमें वो बताती है कि किन लोगों के टाइम कैसे बीतता है, किसके लिए टाइम फास्ट बीतता है, किसके लिए टाइम स्लो बीतता है। तो ये अपने आगे इसकी एक्सप्लेनेशंस में पढ़ेंगे किन किन लोगों के लिए कैसी होती है। ओरलैंडो उससे पूछता है ना कि तुम ही बताओ फिर टाइम कब तेज़ी से बढ़ता है, कब धीरे निकलता है, कब नॉर्मली चलता है। तो रोजालिंड उसको ये जवाब देती है, मैरी ही ट्रॉट्स हार्ड विद अ यंग मेड। वो मैरी की कसम खा के कहती है, बाय वर्जिन मैरी, कि मैरी की कसम, टाइम उसके लिए बहुत मुश्किल से निकलता है। किसके लिए? उस यंग मेड के लिए। यंग मेड यानी लड़की, यंग लड़की के लिए। बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हर मैरिज एंड द डे इट इज़ सोलमनाइज्ड। जब उसकी शादी उसके मन चाहे व्यक्ति के साथ होती है, होने वाली होती है, तो जब उसकी इंगेजमेंट होती है और उसकी शादी का जो पीरियड होता है, वो टाइम बड़ा उसके लिए हार्ड निकलता है, यानी उसके लिए टाइम वो बहुत ही थोड़ा स्लो मूव करता है। अगर मनपसंद लड़की की शादी अपने मनपसंद लड़के से हो रही हो, तो इफ द इंटरिम बी बट ए 7 नाइट, ये 7 नाइट है, टाइम स्पेस इज सो हार्ड दैट इट सीम्स द लेंथ ऑफ 7 ईयर। और अगर
उसकी इंगेजमेंट से लेके उसकी शादी तक के बीच में 7 दिन का पीरियड हो तो उसको कितने दिन लगेंगे? वो 7 साल लगेंगे उसको। यानी उसका कहने का, जब ऑरलैंडो उससे पूछते हैं ना कि भाई तुम ही बताओ टाइम कब तेज़ चलता है, कब धीरे चलता है, कब नॉर्मली चलता है, तो पहले तो वो ये कहते हैं कि टाइम उस लड़की के लिए बहुत ही धीरे धीरे चलता है जब उसकी शादी उसके मन पसंदीदा व्यक्ति से होने वाली हो और शादी में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो उसमें 7 दिन भी उसको कैसे लगेंगे? 7 साल लगेंगे। टाइम स्पेस इज सो हार्ड दैट इट सीम्स द लेंथ ऑफ 7 ईयर। तो टाइम का जो पेस है, टाइम की गति इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि 7 साल लगते हैं वो। अगला ऑरलैंडो पूछता है हु एम्बल्स टाइम विदोल। एम्बल का मतलब है धीरे धीरे चलना, और विदोल का मतलब है, नहीं, विदोल का मतलब हो गया, उसका यहाँ पूछने का मतलब ये है कि टाइम फिर धीरे धीरे किसके लिए चलता है, मतलब उसके बारे में क्या। विदोल का मतलब किसके लिए फिर टाइम धीरे धीरे चलता है। विद ए प्रीस्ट दैट लैक्स लैटिन। पहले वाला तो बहुत धीरे था, ये एम्बल का मतलब पहले वाले से थोड़ा तेज और वैसे धीरे। विद ए प्रीस्ट दैट लैक्स लैटिन एंड ए रिच मैन दैट हैथ नॉट द गाउट, फॉर द वन स्लीप्स इजीली बिकॉज ही कैन नॉट स्टडी। तो उस प्रीस्ट के लिए जिसको लैटिन नहीं आती है, और उस धनवान आदमी के लिए जिसको गाउट नहीं है। गाउट एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? गठिया। पुराने टाइम में होती थी लोगों को। तो वो कह रही है कि धनवान आदमी भले ही हो, लेकिन अगर उसको कोई बीमारी हो जाए तो उसके पैसे उसके किसी काम के नहीं होते हैं। तो वो ये कहती है कि वो रिच मैन जिसको गाउट नहीं है और वो प्रीस्ट जिसको लैटिन नहीं आती है, फॉर द वन स्लीप्स इजीली बिकॉज ही कैन नॉट स्टडी, क्योंकि जो प्रीस्ट है जिसको लैटिन नहीं आती उसको स्टडी नहीं करनी पड़ती। एंड द अदर लिव्स मैरीली बिकॉज ही फील्स नो पेन, और जो रिच मैन है जिसको गाउट नहीं है वो बड़ी ही खुशनुमा ज़िंदगी जीता है, तो उसको कोई पेन नहीं फील होता। द वन लैकिंग द बर्डन ऑफ लीन। अब ये प्रीस्ट के लिए आया है कि उसको कोई लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एंड वेस्टफुल लर्निंग, और वो लर्निंग भी वेस्टफुल होती है। यहाँ पे लैटिन भाषा का थोड़ा मजाक उड़ाया गया है। पुराने ज़माने में लैटिन भाषा थोड़ी एक हाई क्वालिटी की लैंग्वेज मानी जाती थी। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत, जिसको संस्कृत आती है उसको विद्वान माना जाता है ना, पंडित जो लोग होते हैं उनको संस्कृत आती है। तो यहाँ पे वो लैटिन का मजाक करते हुए कह रही है कि वो प्रीस्ट जिसको लैटिन नहीं आती, क्योंकि उस समय प्रीस्ट को लैटिन आना जरूरी होता था, तो वो ये कहते हैं कि वो प्रीस्ट जिसको लैटिन नहीं आती उसको क्या पढ़ना है, फिर उसको कोई ग्रंथ तो पढ़ने होते नहीं है, तो उसको पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं होती है, पढ़ना उसको कुछ है नहीं, तो उसको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना अपना पढ़ के। द अदर नोइंग नो बर्डन ऑफ हैवी टीडियस पेनरी, और जो रिच मैन होता है वो गरीबी में नहीं जीता है, तो उसका जो टाइम है वो खुशी खुशी निकलता है। दीज टाइम एम्बल्स विदोल, तो उनका जो टाइम है वो खुशी खुशी निकलता है, बढ़िया निकलता है, नॉर्मल गति से चलता है। अगला प्रश्न फिर वो पूछता है हु डथ ही गैलप विदोल। फिर किसके लिए टाइम गैलप करता है? गैलप करने का मतलब फास्ट भागता है, बहुत तेजी से चलता है। कब चलता है आपके लिए समय? जब एग्जाम नज़दीक हो, है ना, तब पता ही नहीं लगता 2 दिन थे कब गए। तो यहाँ रोजलिंड एक उदाहरण देती है कि किसके लिए समय तेजी से बीतता है। विद ए थीफ टू द गैलोज, वो थीफ जिसको गैलोज पे जाना है उसके लिए टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। गैलोज होती है फांसी की सूली, जिस पे फांसी चढ़ाया जाता है, फंदा फांसी का, उसको गैलोज कहते हैं। तो जिस चोर को गैलोज पे जाना है, मान लो कि कल उसको फांसी देनी है, तो उसके लिए 1 दिन तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा ना। वो सोचेगा धीरे 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 बीतता है, लेकिन वो फास्ट बीतता है। फॉर दो ही गो एज सॉफ्टली एज फुट कैन फॉल ही थिंक्स हिमसेल्फ टू सून देयर। हालांकि वो बहुत धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत जल्दी पहुंच जाता है उस फांसी के फंदे पे। वो सोचता है कि टाइम ना बीते, लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है। हु स्टेज इट स्टिल विद ऑल, और किसके लिए टाइम एकदम रुक जाता है? विद लॉयर्स इन द वैकेशन फॉर दे स्लीप बिटवीन टर्म एंड देन दे परसीव नाउ नॉट हाउ टाइम मूव्स। यहाँ वो कहती है कि जो वकील होते हैं जब उनको छुट्टियाँ होती हैं तो वो बीच में सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उनको फिर टाइम का पता ही नहीं लगता कि टाइम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, उनके लिए टाइम रुक जाता है। रोजलिंड नाउ begins asking riddles concerning love and the nature of lovers, and Orlando is surprised to find a forest dweller to be so refined and speaking so eloquently. अब रोजलिंड उससे कुछ पहेलियाँ पूछती हैं, पहेलियों में बातें करती हैं प्यार के बारे में और प्रेमियों के जो नेचर है उसके बारे में। तो ओरलैंडो को इस बात से बड़ा हैरानी होती है कि एक जंगल में रहने वाला आदमी इतना रिफाइंड है। रिफाइंड का मतलब पढ़ा लिखा समझदार है, और इतना बढ़िया तरीके से बोलता है। इलोक्वेंटली बोलने का मतलब है बहुत अच्छे से बोलना, क्योंकि वो उसके सामने किस रूप में था? रोजलिंड किस रूप में थी? गैनीमेड, एक लड़के के रूप में ये बातचीत हो रही है ना सारी।
तो ऑरलैंडो को ये हैरानी होती है कि जंगल में रहने वाला आदमी इतना समझदार कैसे हो सकता है, इतना पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाला, इतने अच्छे से बोलने वाला कैसे हो सकता है। रोजलिंड टेल्स हिम दैट शी was tutored by her uncle who spent some time at court and the same uncle also taught her about the ways of the world। तो रोजलिंड उसको क्या बताती है कि वो इतनी समझदार कैसे है, पढ़ी लिखी कैसे है, कि उसको उसके अंकल ने पढ़ाया है, ट्यूटर किया है, यानी पढ़ाया है, जो अपना ज़्यादातर समय कोर्ट में बिताते हैं। अंकल उसके कोर्ट में काम करते हैं। एंड द सेम अंकल ऑल्सो टॉट हर अबाउट द वेज ऑफ द वर्ल्ड, और उसी अंकल ने उसको दुनियादारी सिखाई है। वे ऑफ द वर्ल्ड का मतलब दुनियादारी, पर्टिकुलरली ऑफ वुमन, और स्पेशली किसके बारे में बताया उसने, उस अंकल ने औरतों के बारे में बताया उसको, औरतों का कैसा नेचर है। रोजलिंड एग्रीज टू गिव एडवाइस ओनली टू दोज हु एक्चुअली नीड इट। तो रोजलिंड केवल उन्हीं को एडवाइस देने के लिए सहमत हो जाती है जिनको वास्तव में इसकी जरूरत होती है। एंड इफ शी कुड फाइंड द पर्सन हु हैज बीन हैंगिंग लव वर्सेस ऑन ट्रीज शी वुड ग्लैडली इंस्ट्रक्ट हिम इन द वेज ऑफ वुमन। और वो ये भी कहती है कि अगर उसको पता लग जाए कि ये पेड़ों के ऊपर कविताएं लिख लिख के कौन टांग रखा है, किसने टांगी है, तो वो ग्लैडली उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी उसको सिखाने के लिए, कोचिंग देने के लिए। Orlando confesses that he is the one to which Rosalind expresses doubt, as according to her, the one in love should have certain characteristics like a thin cheek, shrunken eyes, neglected beard and unkept appearances। एक बार दोबारा पढ़ते हैं ये सेंटेंस। Orlando confesses that he is the one to which Rosalind expresses doubt। Orlando इस बात को कन्फेस कर लेता है, कन्फेस करने का मतलब स्वीकार कर लेता है कि वो वही है जो ये टांग रहा है कविता में। वो ये कहता है मैं ही तो हूँ वो। तो रोजालिंड इस पर डाउट एक्सप्रेस करती है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये तुम हो। एज अकॉर्डिंग टू हर द वन इन लव शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि रोजालिंड के हिसाब से तुम्हारे देखने से तुम्हारी शक्ल से लगता नहीं कि तुम प्यार में हो किसी के। रोजालिंड के हिसाब से जो व्यक्ति प्यार में होता है उसकी कुछ खास चीज़ें होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसके गाल जो होते हैं वो पिचक जाते हैं, थिन हो जाते हैं, आई श्रंक हो जाती है, आंखें अंदर धस जाती हैं, नेग्लेक्टेड बियर्ड, उसकी दाढ़ी जो होती है वो नेग्लेक्टेड होती है, यानी इतनी सार संभाल से नहीं रखी होती, एंड अनकैम्प्ड अपीयरेंस, और उसका अपीयरेंस भी अनकैम्प्ड होता है। अपीयरेंस ऐसा होता है जैसे वो खुद का ख्याल नहीं रख रहा हो, यानी उजड़ा चमन, मजनू टाइप का, जैसे कहते हैं ना, मजनू कहते हैं मजनू बना हुआ जैसे। तो रोजालिंड कहती है कि अरे भाई तुम तो देखने में इतने खासे अच्छे खासे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, अच्छे से, मतलब तुमने कपड़े कपड़े पहन रखे हैं, तुम वो आदमी नहीं हो सकते जो ये कविताएं टांग रहा है, क्योंकि ये वो आदमी तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरीके से प्यार में है, और जो आदमी प्यार में होता है उसकी तो हालत बहुत ही खराब होती है, तुम्हारी तो ऐसी नहीं लग रही। Orlando frantically tries to convince her and Rosalind finally accepts his version। Orlando फिर उसको काफ़ी देर तक उसको ट्राई करता है मनाने की, भी मैं ही हूँ वो, कन्विंस करने की कोशिश करता है, और रोजलिंड लास्ट में एक्सेप्ट कर लेती है उसका वर्जन, उसकी बात को। एंड टेल्स हिम दैट लव इज मेयरली ए मैडनेस, और उसको वो बोलती है कि प्यार एक पागलपन है, एंड नीड्स टू बी क्योर्ड बाय विपिंग, और पिटाई से वो ठीक भी हो सकता है। विपिंग का मतलब क्या है, कोड़े मारना, विप करना, यानी यहाँ मतलब उसका ये है कि अगर किसी को शारीरिक कष्ट दिया जाए तो वो लाइन पे भी आ जाएगा। जस्ट एज मैडमैन आर क्योर्ड बट द रीजन वाई इट कैन नॉट बी डन इज दैट द डिजीज इट सेल्फ इज सो कॉमन दैट द वीपर्स देमसेल्व्स आर इन लव। तो वो ये कहती है कि जिस तरह से कोई एक मूर्ख आदमी होता है उसको पढ़ा करके हम ठीक कर सकते हैं, उसी तरह से प्यार करने वाले को पिटाई करके हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, और जिनको सज़ा देनी होती है ना, कभी कभी तो वो खुद प्यार में होते हैं, तो वो सज़ा सही ढंग से दे नहीं पाते और लोग ठीक नहीं हो पाते। Then she proclaims that she has power and skill to cure any lover। तब वो कहती है कि वो किसी भी लवर को ठीक कर सकती है, उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्किल है। In the world provided he visits her daily and does what she says। बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते कि वो उसको रोज़ विजिट करे, यानी वो रोज़ उससे मिलने आए और वैसा ही करे जैसा वो कहती है। रोजालिंड इमर्जेस एज ए कॉम्प्लेक्स, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग इंडिविजुअल। यहाँ पर रोजालिंड को हम पाते हैं एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर, और चेंजिंग इंडिविजुअल, और बदलती हुई एक पर्सनैलिटी। उसका व्यक्तित्व जो है औरत का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो औरत जो है लड़की है, लेकिन ये बात कैसे कर रही है, आदमी बन के, और आदमी बन के वो खुद प्यार में है, उसको पता है ना वो उससे प्यार करती है, लेकिन प्रेमियों के बारे में उसकी राय देखो कैसी है। उसने क्या कहा कि प्रेमी लोग तो पागल होते हैं, उनकी पिटाई की जानी चाहिए। तो यहाँ हमें लगता है कि रोजालिंड बड़ी ही एक कॉम्प्लेक्स टाइप की पर्सनैलिटी है। शी इज़ ए वुमन ऑफ ए गुड ह्यूमर। वो, उसका ह्यूमर बड़ा अच्छा है, ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक करने का जो अंदाज है वो अच्छा है। एंड दैट कम्स ईजी फ्रॉम हर कन्वर्सेशन, और उसकी कन्वर्सेशन से हमें ये बात पता भी लगती है। एंड एक्सप्लेनेशंस टू ऑरलैंडो, जो ऑरलैंडो के साथ करती है, ऑरलैंडो को जो अपनी समझाती है अपनी चीज़ें वो। ऑरलैंडो कन्फेसेस दैट ही इज़ द वन हु हैड बीन हैंगिंग वर्सेस एवरीवेयर। ऑरलैंडो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वही था जो वर्सेस को टांग रहा था, एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट, जंगल में हर जगह, एंड डेस्परेटली नीड्स हर एडवाइस, और उसको
बड़ी ही आवश्यकता से उसकी ज़रूरत है एडवाइस की, बड़ी ही मतलब सख्त ज़रूरत है। हाँ, तो सारे पास्ट में चल रही है स्टोरी। इन द फॉरेस्ट एंड डेस्परेटली नीड्स हर एडवाइस एंड क्योर, और उसको बहुत सख्त ज़रूरत है उस रोजालिंड की एडवाइस की और क्योर की। क्योर यानी इलाज की। रोजालिंड प्रिटेंड्स नॉट टू टेक हिम सीरियसली एज शी कैन फाइंड नन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ए लवर। अब रोजालिंड थोड़ा प्रिटेंड करती है, यानी झूठ मूठ का बोलती है कि तुम उसको सीरियसली मत लो, क्योंकि या तुम अपने आप को सीरियसली मत लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे लवर का कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है। लवर का सिम्टम होने का मतलब तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम किसी से प्यार करते हो। विच हर अंकल हैड टोल्ड हर, जो उसने अपने अंकल से सीखा है कि प्रेमी की पहचान कैसे की जाती है। एंड देन शी गोज ऑन टू नरेट हाउ शी बाय एक्टिंग एज ए ट्रू वुमन इन लव एंड इन हर वेरियस विम्सिकल मूड्स हैड क्योर्ड वन लवर इन पास्ट। और बाद में रोजालिंड उसको ये भी बताती है कि किस तरह से एक औरत के रूप में उसने एक प्रेमी को ठीक किया है, एक प्रेमी की सनक को ठीक किया है। एट द एंड ऑफ द सीन ऑरलैंडो रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट सच ए क्योर, लेकिन ऑरलैंडो कहता है कि मुझे से इलाज की जरूरत नहीं है, बट एग्रीज टू विजिट हर डेली, परंतु वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास रोज आऊँगा जरूर, एज ही कुड एट लीस्ट टॉक ऑफ हर बिलव्ड विद हर, क्योंकि वो उससे अपनी प्रेमिका की तरह बात कर सकता है। रोजालिंड उसको ये भी कहती है कि तुम मुझे अपनी प्रेमिका मान लो और मेरे साथ वैसा ही बिहेव करो, फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, सही कर दूंगी। तो ये सीन बहुत लंबा है, ये अपना सबसे लंबा सीन है ये इस पूरे प्ले का अभी जो हमने किया है। कौन सा सीन था ये? सीन 2, एक्ट 3 का सीन 2। इम्पोर्टेंट सीन भी है ये और सबसे लंबा भी है। कमेंट्स